नमस्कार दोस्तों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिहार वंश चल रहा था जिसके दो पार्ट हमने डाल दिए थे, जिसके अंदर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में और दूसरा पार्ट है दोस्तों जो मंडोर शाखा है उससे संबंधित। तो आज दोस्तों हम जो करने जा रहे हैं प्रतिहार वंश के अंदर जो तीसरा पार्ट ये है, इसके अंदर जो भीनमाल जालोर के शासक है उनकी बात करेंगे दोस्तों। इसकी तो भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर, उसके बाद में दोस्तों अवंती उज्जैन व कनौज, इनकी बात करेंगे दोस्तों। अवंती उज्जैन व कनौज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो भीनमाल जालोर है इसके संस्थापक और ये कहां से शुरू हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों भीनमाल जालोर की जो शाखा है प्रतिहारों की, इसमें इस प्रतिहार शाखा या यूं कहें कि नागभट्ट प्रथम नाम का प्रतिहार शासक हुआ। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक हुआ जिसने 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के अंदर जो भीनमाल जालोर है दोस्तों उस पर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। अर्थात यूं कहें कि भीनमाल जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक है वो कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक, प्रतिहारों का जो दोस्तों संस्थापक है वो कौन है, नागभट्ट प्रथम है। अब दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम है भीनमाल जालोर शाखा के प्रतिहारों का शासक। तो आपको पता है प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है, इसीलिए मंडोर के जो प्रतिहार है वो सभी को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हुए सभी को सूर्यवंशी मानते। उसी प्रकार यही प्रतिहारों की शाखा है मंडोर, ये जो भीनमाल जालोर शाखा, इस शाखा को जो जालोर की शाखा है दोस्तों, इस शाखा को ध्यान रखना, भीनमाल शाखा को दोस्तों, इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो रघुवंशी शाखा, इसे रघुवंशी प्रतिहार शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रघुवंशी प्रतिहार शाखा कहा जाता है। अब क्या है दोस्तों, ये जो नागभट्ट प्रथम है इसको स्वयं को, ये जो स्वयं है दोस्तों स्वयं को नागावलोक कहा जाता था। नागावलोक कहा जाता था किसको? जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, भीनमाल की शाखा का संस्थापक, इसको नागावलोक कहा जाता था। तो इसके दरबार को, इसके जो दरबार है दोस्तों, इस दरबार को क्या कहा जाता है, तो नागावलोक दरबार कहा जाता है। नागावलोक दरबार कहा जाता है। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं कि इसने भीनमाल को कहां से जीता था या किस वंश से जीता था दोस्तों, तो नागभट्ट के द्वारा नागभट्ट ने भीनमाल
भीनमाल जो जालोर है उस पर शासन हुआ करता था चावड़ों का। चावड़ वंश से उसका शासन हुआ करता था। तो भीनमाल जालोर के चावड़ों से इसने भीनमाल जीता था और इससे नागभट्ट प्रथम ने जो भीनमाल है दोस्तों, इस नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी क्या बनाया, प्रथम राजधानी। क्या बनाई? प्रथम राजधानी बनाई। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नागभट्ट प्रथम है, इस शाखा को एक बार रिवीजन कीजिएगा। भीनमाल जालोर अवंती उज्जैन या कनौज नागभट्ट प्रथम दोस्तों इसका संस्थापक है। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार में 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक भीनमाल जालोर पर शासन किया। तो भीनमाल जालोर के प्रतिहार का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है और भीनमाल जो शाखा है उसको रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहा जाता है। और नागभट्ट प्रथम सवे को दोस्तों नागावलोक कहा जाता है। तो इसके दरबार को दोस्तों नागावलोक दरबार कहा जाता है। तो भीनमाल जालोर के चावड़ों से भीनमाल जीता था। किसने? नागभट्ट जो प्रथम है दोस्तों, उसने चावड़ों से भीनमाल को जीता था और उसको अपनी क्या बना लिया, इसने प्रथम राजधानी बना लिया था। क्या बना लिया? प्रथम राजधानी। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब अपने दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कि इसने अगर पहली राजधानी बनाई है तो दूसरी भी राजधानी बनाई होगी। तो दोस्तों चलते हैं और समझते हैं भीनमाल जालोर की इस नागभट्ट प्रथम की पूरी कहानी को। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ये जो लेवल है दोस्तों, ये आपको आरएस तक का लेवल है और उससे नीचे के जो भी एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस नागभट्ट प्रथम ने अपनी अभी पढ़ा है आपने प्रथम राजधानी किसको बनाया। अपनी प्रथम राजधानी है जो इसने बनाई है भीनमाल को। किसको बनाया है? भीनमाल को बनाई है। तो इस नागभट्ट प्रथम ने अपनी द्वितीय या दूसरी राजधानी दोस्तों जो बनाई है वो किसको बनाई है? तो दूसरी राजधानी दोस्तों इसने उज्जैन या जिसको अपने अवंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उज्जैन। और इसी को अवंती को अपनी राजधानी बनाई है। पहली राजधानी भीनमाल जालोर को और दूसरी उज्जैन जो अवंती के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों नागभट्ट प्रथम के उपनाम क्या क्या थे? नागभट्ट जो प्रथम है इसके दोस्तों अपने पढ़ने हैं उपनाम। तो उपनाम के अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर हम पढ़े तो प्रतिहार में नागभट्ट, नाग से आपने नाग, ने से याद रखना है नाग और ने से नारायण। नारायण का मतलब भगवान है। तो आपने लिखना है दोस्तों नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो नागभट्ट प्रथम है उसे नागभट्ट प्रथम को भगवान नारायण, जिसको भगवान बोलो या नारायण बोलो, उसकी मूर्ति का प्रतीक कहा गया है कि ये जो भगवान के समान है। अब दोस्तों
इसका दूसरा नाम अगर बात करें, ये प्रथम उपनाम और दूसरा जो उपनाम है वो कहा गया है दोस्तों राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार का मतलब हो गया लक्ष्मण का रूप। राम का प्रतिहार लक्ष्मण था, तो इसको भी लक्ष्मण के समतुल्य बताया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर, इंद्र के दम का नाशक। इंद्र के दम का नाशक। इन 3 उपनामों से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को जाना जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या नागभट्ट प्रथम ने कुछ धार्मिक अनुष्ठान में रुचि ली या नहीं ली? तो दोस्तों इनसे संबंधित अपनी बात करते हैं। तो कहते हैं कि नागभट्ट जो प्रथम है दोस्तों, एक नागभट्ट पहले आया है मंडोर शाखा में, उसके 2 पुत्र थे, एक तो भोग भट्ट था, एक नहीं दोस्तों, एक तो भोज था और दूसरे का नाम तात था। जो तात था उसने तपस्या ग्रहण कर ली, वैराग्य धारण कर लिया, और जो भोज है वो मंडोर शाखा में प्रतिहारों का शासक बना, वो नागभट्ट था एक तो, और ये नागभट्ट प्रथम है दोस्तों। अब इस नागभट्ट के दोस्तों पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। अब जब इसके पुत्र नहीं था तो इसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी बनाई थी दूसरी, उज्जैन। क्या बनाई थी? उज्जैन। इस उज्जैन में इसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर एक यज्ञ करवाया इसने, जो पुत्र प्राप्ति के लिए करवाया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों, उस यज्ञ को कहते हैं हिरण्य गर्भधान यज्ञ। हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया। इसको आपने नोट करना है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के कोई पुत्र प्राप्त नहीं था, इसलिए इसने उज्जैन के अंदर हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ दोस्तों कब करवाया जाता है? पुत्र प्राप्ति की इच्छा। जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तब ये यज्ञ करवाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इस नागभट्ट प्रथम का जो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग था, उसके साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा करता था। लेकिन इस हिरण्य गर्भधान यज्ञ के अंदर इसने या नागभट्ट ने जो दंती दुर्ग है, क्या नाम है? दंती दुर्ग शासक था एक। और ये दंती दुर्ग कहां का शासक था? तो ये दोस्तों राष्ट्रकूट का था। राष्ट्रकूट का शासक दंती दुर्ग था। और इस दंती दुर्ग को भी नागभट्ट प्रथम ने इस यज्ञ के अंदर उज्जैन में बुलाया था। कहां बुलाया था? उज्जैन के अंदर बुलाया था। तो दंती दुर्ग ने क्या किया? इसे बातों से खुश होकर कि तेरे साथ में मन मुटाव था, फिर भी इसने तेरे को आमंत्रित किया है, बुलाया है, कितनी अच्छी बात है ये, तो मैं भी इसके साथ में अपने दिल से रिश्ता लगाऊं कोई। तो दोस्तों क्या हुआ? इसके खुद के पुत्र नहीं था, तो नागभट्ट का एक भाई था। नागभट्ट का जो छोटा भाई था उसका नाम है तेजवर्धन। क्या नाम है? तेजवर्धन। अब दोस्तों ये तेजवर्धन है, इसके एक पुत्र था। इसके पुत्र था जिसका नाम आता है ककुस्त। ककुस्त आता है। ककुस्त नाम का एक पुत्र था। अब इस कुकुस्त को क्या हुआ?
नागभट्ट के द्वारा दोस्तों गोद ले लिया गया। क्या ले लिया गया? गोद ले लिया गया, गोद लिया गया। यहां से दोबारा समझिए, नागभट्ट प्रथम के दोस्तों कोई पुत्र नहीं था, उसने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस इच्छा के लिए दोस्तों ये यज्ञ करवाया जाता है। तो दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट का शासक हुआ करता था, इसके साथ में नागभट्ट के मनमुटाव होने के बावजूद भी दंती दुर्ग को नागभट्ट प्रथम ने इस यज्ञ के अंदर आमंत्रित किया था दोस्तों। तो कहते हैं कि दंती दुर्ग ने भी खुश होकर नागभट्ट प्रथम के भाई तेजवर्धन का जो पुत्र था ककुत्स्थ, उसको नागभट्ट प्रथम ने गोद ले रखा था। इस ककुत्स्थ के साथ में दंती दुर्ग ने अपनी बहिन जिसका नाम आता है भूमिका, क्या नाम आता है? भूमिका देवी। क्या नाम आता है दोस्तों? भूमिका देवी। इस भूमिका देवी का विवाह कर दिया। इसके साथ में ककुत्स्थ के साथ में दोस्तों विवाह कर दिया और अपने संबंध है दंती दुर्ग ने वो नागभट्ट प्रथम के साथ में अच्छे बना लिए। क्या बना लिए? अच्छे संबंध बना लिए। यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब अपने नेक्स्ट जो ककुत्स्थ के बारे में पढ़ते हैं। ककुत्स्थ के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप उसको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करेंगे तभी आपको और हमें फायदा है दोस्तों। तो देखिएगा, अब अपने जो ककुत्स्थ है 2 नंबर ककुत्स्थ, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये अभी आपने पढ़ा है कि नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। ये नागभट्ट प्रथम का भतीजा है दोस्तों। इसने क्या किया? इसने मंडोर के अंदर दोस्तों, जो भीनमाल जालोर का शासक है, आप कंफ्यूज नहीं होने का, इसने दोस्तों मंडोर में, कहां पर? मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आपको बात यहां पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो विजय स्तंभ है महाराणा कुंभा के द्वारा, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, विजय स्तंभ कहते हैं, उसका निर्माण करवाया गया है। और उससे सबसे अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो ये देखिए ककुत्स्थ है वो नागभट्ट प्रथम का भतीजा है दोस्तों। इसने मंडोर के अंदर विजय जो स्तंभ बनवाया है, यह विजय स्तंभ दोस्तों, इस विजय स्तंभ को राजपुताना का दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है। इस बात को थोड़ा गौर कीजिए कि मंडोर के अंदर जो विजय स्तंभ बनवाया है ककुत्स्थ ने, ये दोस्तों राजपुताना का दूसरा विजय स्तंभ है। तो भाई पहला विजय स्तंभ कौन सा है और किसने बनवाया था? तो दोस्तों पहला ध्यान रखना, राजपुताने का पहला विजय स्तंभ दोस्तों गुप्त
के शासक, गोपद वंश के शासक, जिसका नाम आता है समुद्र गुप्त। क्या नाम आता है दोस्तों? समुद्र गुप्त। पहला आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ है, जो पहला विजय स्तंभ राजपूताना का, वो गुप्त वंश के शासक समुद्र गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? समुद्र गुप्त के द्वारा दोस्तों भरतपुर के अंदर लगाया गया था। कहां पर स्थापित करवाया गया? भरतपुर में स्थापित करवाया गया था। और दूसरा दोस्तों राजपूताना का जो मनोर में विजय स्तंभ है वो कौन सा है? दूसरा विजय स्तंभ है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कपुस्त के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना, इसके बाद में जो भीनमाल जालोर का शासक है दोस्तों, वो बढ़ता है दोस्तों देवराज प्रतिहार। कौन बनता है? देवराज प्रतिहार बनता है। ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है। और इस देवराज प्रतिहार को कहा जाता है अवंती का शासक। किसका शासक है? अवंती का शासक कहा जाता है। यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी देवराज के सबसे वीर योद्धा पुरुष जो पुत्र हुए हैं वत्सराज, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको संपूर्ण नोट्स के रूप में याद हो जाएंगे। अब क्या है दोस्तों, अभी हमारे इस वत्सराज के बारे में आपने नोट करना है। 3 नंबर या 4 नंबर लगा लो चाहे, क्योंकि प्रथम जो नागवट प्रथम हो गया, दूसरा आपका ककुस्त हो गया, और तीसरा देवराज प्रतिहार है, लेकिन उसका कोई कार्यकाल के बारे में इनका नहीं है। तो आप वत्सराज को 3 नंबर ही डाल दें। वत्सराज प्रतिहार शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वत्सराज प्रतिहार जो शासक है दोस्तों, ये देवराज का पुत्र था, लेकिन पहले इसका जो समय है वो कब से कब तक है? तो ये दोस्तों जो वत्सराज है वो दोस्तों 783 से 795 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? तो 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक इसने शासन किया। कब से कब? तो दोस्तों 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक इसने शासन किया। और वत्सराज है दोस्तों, इस व्यय से भी याद रखेंगे, कुछ याद रखना। तो ये दोस्तों देवराज प्रतिहार का पुत्र था। किसका पुत्र था? देवराज प्रतिहार का पुत्र था। अब क्या है दोस्तों, इस व्यय से वत्सराज और व्यय से याद रखना है आपने वास्तविक का मतलब है प्रतिहारों का वास्तविक जो संस्थापक है। प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक दोस्तों किसे कहा जाता है? वत्सराज को प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी वत्सराज को दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला शासक। प्रतिहार
वंश की नींव रखने वाला शासक कहा जाता है। ये दोस्तों आपने नोट करना है कि वत्सराज प्रतिहार जो शासक है उसका समय 783 से 795 ईस्वी तक है। ये देवराज प्रतिहार का पुत्र है और इसी वैसे वत्सराज और इसी को प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? वत्सराज को। और उसके बाद में दोस्तों प्रतिहार वंश की या प्रतिहार वंश या प्रतिहार साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नींव रखने वाला, प्रतिहार राजवंश की नींव रखने वाला अगर पूछ ले तो वो भी दोस्तों वत्सराज है। इसमें भी वह आ रहा है और उधर भी वत्सराज है, नींव रखने वाला वत्सराज है। अब दोस्तों ये वत्सराज है, इसको एक उपाधि प्राप्त थी। क्या उपाधि? और वो उपाधि थी किसकी? रणहस्ती। रणहस्ती कौन सी उपाधि थी दोस्तों? रणहस्ती की उपाधि प्राप्त थी और इसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। इसका मतलब क्या होता है? युद्ध का हाथी। ये इतना बलवान था कि इसको रणहस्ती कहा जाता है, जिसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। क्या मतलब होता है? युद्ध का हाथी होता है दोस्तों। और इसने क्या किया था? सबसे पहले वत्सराज ने जो भंडी वंश है या भंडी वंश है दोस्तों, इस भंडी वंश को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। पराजित किया था। ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, देवराज प्रतिहार का पुत्र, इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला संस्थापक, प्रतिहार वंश की या राज्य की नींव रखने वाला शासक वत्सराज है। उपाधि दोस्तों रणहस्ती की थी। इसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। और इसने भंडी वंश को पराजित किया था। आप याद रख लेना कि जैसे हाथी है वो भिंडी बहुत खाता है, तो भिंडी से भंडी वंश, हाथी की उपाधि। रण जो युद्ध का हाथी कौन है? वत्सराज। और वत्सराज ने भंडी वंश को पराजित किया था। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। भंडी वंश को पराजित किया था और उसके समय में जो नई घटना घटित होती है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही या उसी से हमारे जो प्रश्न है वो आते हैं दोस्तों पेपर में। और वो क्या प्रश्न आते हैं? 3 नंबर शासक अपने मान के चले हैं तो वत्सराज के समय दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है कनौज। क्या नाम है? कनौज। और इस कनौज का दोस्तों महत्व सामरिक दृष्टि से, ये जो कनौज है वो बहुत शक्तिशाली था। इस कारण इस कनौज को पाने के लिए 3 शक्तियां आपस में टकराई और वो टकराने का समय किसके समय में है? वत्सराज के शासनकाल में। अब देखना ये है कि उत्तरी भारत में, यहां पर उत्तरी भारत है और उत्तरी भारत में दोस्तों प्रतिहारों का शासन है। किसका शासन है? प्रतिहारों का शासन है। और दोस्तों यहां पर बात करें दक्षिण के अंदर, अगर बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण के अंदर दोस्तों राष्ट्रकूट शासक है। मान्यखेत भी बोलते हैं इसको, मान्यखेत। और ये पड़ता है कहां पर? कर्नाटक के अंदर। अब दोस्तों यहां का शासक एक, ये तो हो गया दक्षिण की तरफ, और यहां है दोस्तों पाल वंश। पाल वंश, और पाल वंश बंगाल का है, बंगाल का पाल वंश। और ये शासक है दोस्तों धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। अब दोस्तों कनौज यहां पर
इंद्रायुध शासक है, इसको इस वत्सराज ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। दोस्तों जब इंद्रायुध को पराजित किया तो धर्मपाल है जो दोस्तों पाल वंश का शासक, इसने वत्सराज को पराजित करने के लिए आक्रमण किया। किसको पराजित करने के लिए? वत्सराज को। तो इस वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। धर्मपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको? धर्मपाल को। ध्यान दीजिए, उत्तरी भारत में प्रतिहारों का शासक था और वत्सराज यहाँ का शासक हुआ करता था। पाल वंश का बंगाल में धर्मपाल शासक हुआ करता था और राष्ट्रकूट मान्यखेत जो कर्नाटक है दोस्तों, इसका जो शासक है वो अपने यूं कहें कि ध्रुव है, ध्रुव प्रथम। और इस ध्रुव प्रथम ने दोस्तों इस वत्सराज को पराजित किया था। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। तो दोस्तों इस वत्सराज को पराजित किसने किया था? ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज को पराजित किया। दोबारा देखिए, वत्सराज ने कनौज का एक कमजोर शासक इंद्रायुध को पराजित कर दिया। तो इधर धर्मपाल ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण किया। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया था और उसके बाद में इधर जो कनौज है, इस कनौज पर वत्सराज ने अधिकार किया। तो अधिकार करते ही ध्रुव प्रथम के द्वारा क्या किया गया? वत्सराज पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण पर वत्सराज को दोस्तों इस ध्रुव प्रथम ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और इस प्रकार ये कनौज है दोस्तों, इसको लेकर तीनों के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया। तीनों के अंदर दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया और जो कहते हैं कि दोस्तों 150 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 150 वर्षों तक जाके चला था। और इसकी शुरुआत है वो वत्सराज ने की थी। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत करने वाले हैं वो कौन है? इसको शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों वत्सराज, प्रतिहार। और इस कनौज को अंतिम रूप से जीतकर अपने में मिलाने वाले जो भोज प्रथम आएंगे दोस्तों, या भोज या मिहिर भोज आएंगे, वहां तक दोस्तों प्रतिहार ही इसको अपनी तरफ मिलाएंगे। तीनों के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर विजय प्रतिहारों की होगी। अब दोस्तों इस वत्सराज के द्वारा और क्या क्या किया गया था वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर मोटिवेशन दें ताकि आपको और बेहतर करवाया जाए। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया विचार ही आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिएगा, वत्सराज प्रतिहार ने क्या किया था दोस्तों? जोधपुर के अंदर एक स्थान है जिसको बोलते हैं ओसिया। क्या बोलते हैं? ओसिया नामक स्थान है दोस्तों। और इस स्थान पर एक तो इसने सरोवर बनवाया था, एक सरोवर बनवाया था पानी के लिए। ठीक है, पानी के लिए सरोवर का निर्माण करवाया। एक इसने क्या करवाया था? एक मंदिर बनवाया था। किसका? महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सबसे। एक बनवाया था इसने महावीर स्वामी का
मंदिर बनवाया था दोस्तों। क्या बनवाया था? महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था दोस्तों। कहां पर? ओसिया जोधपुर में। किसने? वत्सराज ने। ये मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में जो पश्चिम भारत है उसका ये सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। क्या है इसकी विशेषता? ये है कि जो पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत है दोस्तों, पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। सबसे प्राचीन जैन मंदिर है दोस्तों। इस चीज का आपने नोट कर लेना है साथ साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वत्सराज के समय एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। उस समय जो वत्सराज है वो ध्रुव से पराजित हुआ था, बाकी धर्मपाल को इसने पराजित ही किया था। दूसरा त्रिपक्षीय संघर्ष जो की बुक में दोस्तों 100 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये 150 वर्षों तक चला था, ऐसा भी माना जाता है। अब दोस्तों इसने महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया है। कहां पर? ओसिया में। अब वत्सराज के दरबार में जो कवि रहते थे, विद्वान रहते थे दोस्तों, उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अपने जो दोस्तों इसके दरबार में रहने वाले कवियों की बात करें तो एक नंबर पे आता है दोस्तों उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी था दोस्तों। इसने कोवल्य माला ग्रंथ लिखा था। कोवल्य माला ग्रंथ लिखा था किसने? उद्योतन सूरी के द्वारा कोवल्य माला ग्रंथ लिखा गया। कब? ये दोस्तों 778 ईस्वी के अंदर, 778 ईस्वी के अंदर। और देखो उद्योतन के बाद में, उद्योतन सूरी के बाद में दोस्तों आता है जिनसेन सूरी। अब आपको याद करवा दूंगा यहाँ पे भी। तो दोस्तों उद्योतन के बाद में आता है जिनसेन सूरी। और दोस्तों जिनसेन सूरी के द्वारा 781 ईस्वी के अंदर, 781 के अंदर हरिवंश पुराण 781 ईस्वी में लिखा गया। तो दोस्तों इसको उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी को याद कैसे करना है? पहले धोत याद रखना है, फिर जिन। पहले लोग धोती पहनते थे तो धोत याद रखना है, फिर जींस पहनने लगे तो जिन याद रखना है। पहले धोती से धोत और जिन से जिन्स। तो यहाँ उद्योतन सूरी ने कोवल्य माला ग्रंथ लिखा और फिर जिन्स पहन के सेन में हरिवंश पुराण लिखा 781 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।